नदियों में शामिल है। मैं कौन सी नदी कहूँगा? इस नदी को मैं कहूँगा यमुना नदी। ठीक है जी। ये जो इसमें मिलने वाली प्रमुख जो सहायक नदी है वो बाईं साइड से जो लेफ्ट से मिल रही है, यमुना है, सोन है, पुनपुन है, क्विल है, दामोदर है, केन है, बेतवा है और टोंस है। इस नदी के मैं नदी बेसिन की बात करूं, मैं इस नदी के अपवाह की आपसे बात करूं, मैं इसी का जो अलग से नाम है मैं वो भी लिख सकता हूं कि नदी बेसिन, अर्थात क्या मैं इसी को क्या कह सकता हूं? मैं इसी को कह सकता हूं क्या? मैं इसी को कह सकता हूं नदी का बेसिन। 9,51,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अपनी मुख्य नदी यानी गंगा मुख्य और अपनी सहायक नदियों के साथ ये नदी बह रही है। ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी में अपने पानी को लेकर के जाती है। तो हिंद महासागरीय अपवाह क्रम की हमने तीसरे क्रम की नदी के बारे में आपसे बात की है, जो हमारे पास में कौन सी आई है? गंगा नदी आई है। ठीक है जी। हम आगे इसी को आगे बढ़ा रहे हैं और इसी को हम आगे बढ़ाने के साथ हम आपसे जो बात करने जा रहे हैं वह है हमारे पास में जो नेक्स्ट जो क्रम आ रहा है, मैं उस क्रम की आपसे बात करूं, यानी वह जो हमारे पास में क्रम आएगा तो वह क्रम कौन सा आएगा? वह क्रम आएगा चौथा क्रम, जिसको मैं साल्विन नदी के नाम से जानूंगा। कौन सा क्रम आ रहा है? चौथा क्रम आ रहा है जी आपके पास में, जिसको मैं साल्विन नदी के नाम से भी जानूंगा। देखिए भाई, कौन सी नदी है हमारे पास में? अगली नदी आ रही है साल्विन। ठीक है जी। यदि हम अगली नदी की बात करते हैं आपसे, तो वह नदी है हमारे पास में साल्विन नदी। ठीक है ना। हम बात करेंगे उद्गम की, विलीनीकरण की। उद्गम की बात करेंगे, हम विलीनीकरण की बात करेंगे आपसे, ये कहाँ प्रभावित होती है उसकी हम बात करेंगे आपसे। यानी तिब्बत से उद्गम होने के बाद में ये नदी कहाँ इसका उद्गम होता है? जब तिब्बत से जब इस नदी का उद्गम हो जाता है, उद्गम होने के बाद ये नदी चीन के यूनान प्रांत से प्रवाहित होती हुई, चीन का जो यूनान प्रांत है, यानी जहाँ पर यूनान का पठार, हम पिछली कक्षा में बात कर रहे थे आपसे, चीन के यूनान प्रांत से प्रवाहित होती हुई, कहाँ से? चीन के यूनान प्रांत से ये नदी प्रवाहित होती है, वहाँ से प्रभावित होती हुई ये म्यांमार में प्रवेश कर जाती है। देखिएगा, यानी तिब्बत से उद्गम होने के बाद, तो मैं इस नदी के उद्गम की बात करूँ आपसे, हमारे पास में क्या आ रहा है? इस नदी का उद्गम आ रहा है। तो मैं उद्गम की बात करूं, तिब्बत से उद्गम होने के बाद कौन सी नदी का? यानी साल्विन नदी का, यानी तिब्बत से उद्गम होने के बाद यह नदी चीन के यूनान प्रांत से प्रवाहित होती हुई होने के बाद यह नदी चीन के यूनान प्रांत से प्रवाहित होती हुई, यह नदी चीन के यूनान प्रांत से प्रवाहित होती हुई म्यांमार में प्रवेश कर जाती है। होती हुई म्यांमार में कहाँ प्रवेश कर जाती है? म्यांमार
में प्रवेश कर जाती है। प्रवेश कर जाती है यानी मैं इस नदी की आपसे बात करूं, कौन सी नदी की बात कर रहा हूं? मैं आपसे बात कर रहा हूं यानी साल्वी नदी की। तो साल्वी नदी का उद्गम हो रहा है तिब्बत से। उद्गम होने के बाद यह नदी कहाँ पर आती है? साल्वी नदी ये रही। देखिए आपको दिख रही होगी ये नदी, ये रही जो मैंने आपको ट्रेसिंग कर रखी है। ये नदी कहाँ पर आती है? यानी तिब्बत से इसका क्या हो जाता है? उद्गम हो जाता है। और उद्गम होने के बाद में ये कहाँ पहुँच जाती है? चीन। तो चीन का यूनान प्रांत में आती है और यूनान प्रांत में प्रवाहित होती होती कहाँ पर आ जाती है? म्यांमार में आ जाती है। कहाँ पर आ जाती है ये नदी? यह नदी म्यांमार में आ जाती है। कहाँ पर? ये नदी चीन से बहती बहती यूनान प्रांत से बहती बहती कहाँ पर प्रवेश कर जाती है? यह नदी वहाँ से बहती बहती म्यांमार की ओर आ जाती है। आगे है थाईलैंड की सीमा बनाती हुई। किसकी सीमा बनाती हुई? थाईलैंड की सीमा बनाती हुई। आगे देखिए आप, थाईलैंड की सीमा बनाती हुई। मैं कौन सी नदी की बात कर रहा हूँ? मैं आपसे बात कर रहा हूँ साल्वी नदी की। तो थाईलैंड की सीमा बनाती हुई कौन सी नदी? थाईलैंड की सीमा बनाती हुई साल्वी नदी मोलमीन बंदरगाह के निकट बनाती हुई साल्विन नदी मोलबिन बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? मोलबिन बंदरगाह यानी म्यांमार के निकट मर्तमान की खाड़ी में गिरती है। यानी मोलबिन जो बंदरगाह है वो कहाँ पर है? म्यांमार की बात कर रहा हूँ मैं, म्यांमार की बात कर रहा हूँ मैं। कहाँ की बात कर रहा हूँ आपसे? मैं आपसे बात कर रहा हूँ म्यांमार की, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये कहाँ पर ये नदी आ रही है? यह नदी यानी यह साल्वी नदी मोलमीन बंदरगाह। मोलमीन बंदरगाह कहाँ पर है? म्यांमार के निकट मर्तमान की खाड़ी में के निकट मोलबिन बंदरगाह के निकट मर्तबान खाड़ी। मर्तबान खाड़ी अर्थात मैं आपसे कौन सी खाड़ी की बात कर रहा हूँ? मर्तबान खाड़ी, अंडमान सागर। कहाँ पर है ये मर्तबान की खाड़ी? यानी अंडमान सागर, मर्तबान खाड़ी में गिरती है। देखो आप एक बार फैक्ट को वॉच करिए, आपके पास में जो फैक्ट आ रहे हैं आप उन फैक्ट को वॉच करिए। कहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ? थाईलैंड। यानी ये नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? इस नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? इस नदी का जो उद्गम हो रहा है वह नदी का उद्गम अपने पास में हो रहा है। कहाँ से? इस नदी का उद्गम हो रहा है अपने पास में। यानी मुख्य रूप से हम बात करें तो इसका हो रहा है तिब्बत से। तिब्बत से होने के बाद में नदी आगे कहाँ आती है? यह नदी जब आगे बढ़ रही है, कहाँ पर? यह नदी आगे बढ़ रही है
तो ये चीन के यूनान प्रांत में आती है, प्रवाहित होती है, म्यांमार में प्रवेश कर जाती है। और जैसे ही म्यांमार में प्रवेश करते हो थाईलैंड की सीमा बनाती हुई, कौन सी सीमा बनाती हुई? ये थाईलैंड की सीमा बनाती है, ठीक है ना। ये जैसे ही थाईलैंड की सीमा बनाती है तो म्यांमार के बाद में थाईलैंड की सीमा बनाएगी, और थाईलैंड की ये सीमा बनाती हुई नदी आगे बढ़ती है, ठीक है ना। ये नदी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद में थाईलैंड की सीमा बनाती हुई यह नदी मोलमीन बंदरगाह, जो कहाँ पर है, यानी ये मोलमीन जो बंदरगाह है ये यानी आपका म्यांमार में है। कहाँ पर है? ये म्यांमार में है, ठीक है ना। यानी ये म्यांमार में है, ये वहाँ से आगे बढ़ती है। यानी इधर की तरफ तो मैं आपसे बात करूँ, कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, देखो अभी अपन उधर चल रहे हैं, उसके बाद में अपन बात करते हैं। ये थाईलैंड की और किसकी? म्यांमार की सीमा बनाती है। दोनों की सीमा बनाती हुई ये कौन सी खाड़ी में आकर के गिर जाती है? यह मर्तमान की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। कौन सी खाड़ी में आकर के गिर जाती है? जिसको हम थाईलैंड की खाड़ी के नाम से भी जानते हैं। जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? जिसको हम थाईलैंड की खाड़ी के नाम से भी जानते हैं, अर्थात यह मर्तबान की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। ये रही भाई, ये रही। ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है। ये रही मर्तबान ओब्लिक थाईलैंड की खाड़ी। मर्तबान ओब्लिक किसकी खाड़ी? थाईलैंड की खाड़ी। ये रहा भाई, ठीक है जी। इधर से आप आइए और इधर से हम आपसे बात कर लेते हैं। तो ये भी साहब एक ही बात है, मैंने ओब्लिक लगा रखा है, ये रहा, ये दोनों एक ही खाड़ियाँ हैं। तो मैं आपसे कौन सी नदी की बात कर रहा हूँ? साल्विन की। ये रही, मैं यहाँ पर देखो अलग पेन से थोड़ा सा ट्रेसिंग कर रहा हूँ, जिससे थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा पिक करने में दिक्कत नहीं हो। ये रहा, ये राज, यह नदी है कौन सी? इसी नदी का नाम है साल्विन नदी। कौन सी नदी का आ गया है? इसी नदी का नाम है साल्विन नदी, ठीक है जी। यानी इसी नदी को हम कहते हैं साल्विन नदी के नाम से भी जानते हैं। कौन सी नदी? यही नदी साल्विन नदी कहलाती है। आप एक बार मानचित्र में वॉच करिए और मानचित्र में वॉच करने के बाद में आप देखिए, उसके बाद में अपन बात करते हैं कि आप मानचित्र में वॉच करोगे, उसके बाद में आपको इसका मालूम चलेगा कि साल्विन नदी कहाँ आकर के गिर रही है। यानी साल्विन नदी कहाँ आकर के गिर रही है, यानी साल्विन नदी का मुहाना किस स्थान पर है, उसकी हम आप आपसे बात कर रहे हैं। कि देखिए, यदि हम साल्विन नदी की मुख्य रूप से आपसे बात करें तो जो साल्विन नदी जो आ रही है हमारे पास में, यदि हम इस साल्विन नदी की आपसे बात करते हैं, एक बार थोड़ा सा वाच कर लीजिएगा। यहाँ मेरे पास में जगह की थोड़ी सी सीमितता है। यदि मैं जगह की सीमितता की बात करूँ, यह थोड़ी सी जगह की सीमितता, इसलिए ट्रेसिंग है ना, वो ट्रेसिंग गलत स्थान पर हो रहा था थोड़ा सा। मैं यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ इस ट्रेसिंग को। ये साल्विन नदी, ये आपका जो सागर है, यह सागर है, यह कौन सा सागर है? यह अंडमान सागर है। यह जो सागर है, मैं इस सागर की, ये तो आपकी साल्विन नदी है ही,
ये तो आपकी साल्वी नदी है ही, ठीक है जी। ये तो आपकी साल्वी नदी है ही, और ये आपका जो सागर है, ये है सागर है, कौन सा सागर? अंडमान सागर। अर्थात यहीं पर कौन सी खाड़ी है? यहीं पर हमारे पास में जो खाड़ी है उस खाड़ी का नाम है मर्तबान की खाड़ी। सॉरी, ट्रेसिंग था, उस जगह की अल्पता के कारण से गलत हो रहा था, उसको मैंने दुरुस्तीकरण कर दिया है। तो ये यहाँ पर है, यह है थाईलैंड की खाड़ी। यह है जो मेरे पास में जगह आ रही है, यह है थाईलैंड आ रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये रहा साल्वी नदी का, यह है जो मैंने रेड लाइन से ट्रेसिंग कर रखे। मर्तबान की खाड़ी या अंडमान सागर के मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस नदी का उपनाम है न्यू जियांग। किस नाम से जानते हैं इसका जो उपनाम है इस नदी का, तो हम इसका उपनाम किस नाम से जानेंगे? देखिए, उपनाम, कौन सी नदी का उपनाम? यानी साल्वी नदी के उपनाम की मैं बात करूं तो साल्वी नदी का उपनाम आता है क्या? नूजियांग। नूजियांग कहते हैं। यानी ये नदी, इस नदी का उद्गम तिब्बत से होता है, तिब्बत से होती हुई आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ने के बाद में चीन के यूनान प्रांत में आती है। यूनान प्रांत में आने के बाद में इधर तो आपका म्यांमार है, इधर तो ये तो आपके म्यांमार की सीमा आ रही है, ये इधर आपका थाईलैंड वाला भाग आ रहा है, इधर ये थाईलैंड वाला भाग, ये म्यांमार वाला भाग आ रहा है, ठीक है ना। तो ये म्यांमार में प्रवेश कर जाती है। म्यांमार में जैसे ये नदी प्रवेश करती है तो उसके बाद में ये नदी क्या होती है? यह नदी आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद में ये नदी कहाँ पहुँचती है? यह नदी हम मुख्य रूप से बात करें, यह नदी पहुँचती है कहाँ? यह नदी आगे पहुँचती है आपके थाईलैंड की सीमा। तो एक तरफ तो थाईलैंड है, यानी एक तरफ तो इधर तो थाईलैंड है, और इसी के साथ साथ मैं आपसे बात करता हूँ, थाईलैंड के साथ साथ इधर आपका कौन सा भाग है? इधर आपका म्यांमार का भाग है। कौन सा भाग है? इधर आपका म्यांमार का भाग है। जब इधर म्यांमार, इधर तो म्यांमार है, इधर ये तो आपका म्यांमार है, और इधर आपका थाईलैंड का भाग है, तो दोनों की सीमा बनाती है। एक तो म्यांमार की सीमा, दूसरी थाईलैंड की सीमा, वहाँ से बनाते हुए नीचे दक्षिण की ओर आती है। मर्तबान की खाड़ी अर्थात अंडमान सागर में आकर के यह नदी अपने पानी को छोड़ देती है। तो हमने जो बात की है वो चौथे नदी क्रम की बात की, साल्विन नदी, जिसको हमने मानचित्र में क्या कर रखा है? ट्रेसिंग कर रखा है, ठीक है जी। हम आगे हमारे टॉपिक को बढ़ाते हैं, और आगे हमारे पास में जो हमारा टॉपिक आता है, यदि हम इसी टॉपिक की आपसे बात करें, इसी टॉपिक की यदि हम बात करते हैं आपसे, तो हमारे पास में जो अगली नदी आती है वह नदी आती है इरावदी। तो 5वें क्रम की नदी है ये। यदि हम इसके क्रम की बात करते हैं आपसे, तो हमारे पास में कौन सा क्रम आ रहा है इस नदी का? इस नदी का हमारे पास में 5वां क्रम आ रहा है। तो 5वें क्रम की जिस नदी की बात कर रहे हैं वह नदी हमारे पास में इरावदी है। इरावदी नदी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इरावदी नदी। इरावदी नदी, ठीक है जी। हम बात कर रहे हैं आपसे कौन सी नदी की? इरावदी नदी की। हमारे पास में नदी आ रही है इरावदी, जो हिंद महासागरीय अपवाह क्रम की कौन सी नदी है? 5वीं नदियों में शामिल होती है। यानी इसके फैक्टों की हम एक एक फैक्ट को खोलते हैं कि इरावदी नदी कहाँ की महत्वपूर्ण नदी है? म्यांमार की, म्यांमार की महत्वपूर्ण
नदी म्यांमार की महत्वपूर्ण नदी म्यांमार की महत्वपूर्ण इरावदी नदी या नदी इरावदी है। कौन सी नदी महत्वपूर्ण है म्यांमार की? इरावदी नदी महत्वपूर्ण है। इस नदी का नाम, इरावदी नदी का नाम, दो नामों से इसका नाम बन रहा है। दो नदियों का संगम होता है। देखिए मैं यहीं पर इसका संगम कर रहा हूँ, इसी जगह पर, यहीं पर मैं इसको मेल कर रहा हूँ। ठीक है जी। एक तो माली नदी और दूसरी कौन सी नदी? माई नदी के संगम से इरावदी का निर्माण। दो नदियों के संगम से, एक तो माली नदी के संगम से और दूसरा माई नदी के संगम से जो नदी बन रही है, उस नदी का क्रम हमारे पास में आता है। वह कौन सी नदी है? वह इरावदी नदी कहलाई। कौन सी नदी कहलाई? इरावदी नदी कहलाई। यानी अगला फैक्ट है, अगला फैक्ट की यदि मैं आपसे बात करूं तो अगला फैक्ट मेरे पास में आता है हेनजाडा के निकट हेनजाडा स्थान का नाम है भाई। हेनजाडा के निकट, किसके निकट? यानी म्यांमार में स्थान का नाम है हेनजाडा के निकट इरावदी नदी इरावदी नदी कई भागों में विभक्त होकर, कई भागों में, यानी हेनजाडा के निकट इरावदी नदी कई भागों में, क्या? कई भागों में, यानी ये नदी क्या हो जाती है? कई भागों में या जल धाराओं में विभक्त होकर विस्तृत डेल्टा का निर्माण करती है। कई भागों में विभक्त होकर, यानी कई भागों में या कई धाराओं में, कई जल धाराओं में भागों में विभक्त होकर किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है, विस्तृत डेल्टा का निर्माण करती है। विस्तृत डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? विस्तृत डेल्टा का निर्माण करती है। यानी हेजांडा के निकट इरावदी नदी कई जलधाराओं में छोटी छोटी, यानी आप डेल्टा किसको कहोगे? सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं, हम डेल्टा जो शब्द आया है हमारे पास में, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए आप, मुख्य नदी सागर या मुख्य नदी लिख दो या नदी लिख दो, एक ही बात है, एक ही बात है वो तो, चाहे कैसे भी लिख लो इसको। नदी सागर
या महासागर में विलीन होने से पूर्व, यानी नदी सागर या महासागर में विलीन होने से पूर्व नदी का जल, जल भी लिख लो यहाँ पर, नदी का जल सागर या महासागर में विलीन होने से पूर्व छोटी छोटी उपधाराओं में, छोटी छोटी उपधाराओं में विभक्त हो जाता है, विभक्त होकर, यानी नदी का जल सागर या महासागर में विलीन होने से पूर्व छोटी छोटी उपधाराओं में विभक्त हो जाता है और नदी उपधाराओं के रूप में पानी को उड़ेलती है। तो बनने वाली बनने वाली नदी आकृति को इसके छेद निकाल के लाओ नीचे से इसके, तो बनने वाली नदी आकृति को क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। डेल्टा कहते हैं। देखिए आप, यानी सबसे पहले हमारे पास में कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए ना। जब तक हमारे पास में नए नए शब्दावली वोकैबुलरी आ रही है ज्योग्राफी की, और हम यदि उस शब्दावली को हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो जब हम डेल्टा ही नहीं समझ पाएंगे, हम एस्चुरी नहीं समझ पाएंगे, तो हम आगे कैसे कॉन्सेप्ट को बढ़ा सकते हैं। तो आप सबसे पहले तो उस चीज़ के बारे में क्लियर करिए कि डेल्टा होता क्या है। नदी का जल सागर या महासागर में विलीन होने से पूर्व छोटी छोटी उपधाराओं के रूप में बढ़ जाता है। किस रूप में बढ़ जाता है? छोटी छोटी उपधाराओं के रूप में बढ़ जाता है। जब छोटी छोटी उपधाराएं बन जाती हैं तो ग्रीक भाषा का शब्द है डेल्टा। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। यानी उस रूप में नदी कौन से सिंबल में आ जाती है? यानी जब नदी सागर में अपना जल छोड़ती है तो उससे पहले जो बनने वाली यह आकृति है, यह आकृति को हम क्या कहते हैं? यह आकृति क्या कहलाती है? डेल्टा कहलाती है। इसको हम डेल्टा कहते हैं। इस प्रकार की आकृति, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? यह है ग्रीक या यूनानी। यानी ये कौन सा शब्द है? यह है ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है? ग्रीक शब्द है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं।
इरावदी नदी का जो विलीनीकरण होता है, विलीन होता है, वह अंडमान सागर में होता है। यह नदी अपने पानी को कहाँ ला करके छोड़ती है, यानी अंडमान सागर में। देखिए, यानी विलीन कहाँ होती है, अंडमान सागर में विलीन हो जाती है। कौन से सागर में अपने पानी को छोड़ती है, अंडमान सागर में छोड़ती है। ये देखो, ये रही इरावदी, ये रही इरावदी नदी, आप देखिए, ये रही इरावदी नदी, ठीक है ना। कहाँ छोड़ती है, यानी यह अपने पानी को ला करके छोड़ती है कहाँ, अंडमान सागर में यह अपने पानी को ला करके छोड़ती है। कौन सी नदी, इरावदी नदी, वहाँ ला करके छोड़ती है। यानी इसकी प्रमुख जो सहायक नदियाँ हैं, किसकी, इरावदी की प्रमुख सहायक नदियाँ। कौन सी नदियाँ, जो सहायक नदियाँ हैं, यदि मैं इन सहायक नदियों की बात करूं तो प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, चिंदवीन नदी। प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, चिंदवीन। ये रही, देखो ये रही जो इसमें आकर के मर्ज हो रही है। कौन सी नदी में, इरावदी नदी में आकर के मर्ज हो रही है। क्या है, इरावदी नदी में आकर के मर्ज हो रही है। यानी इरावदी नदी पर मैं प्रमुख बंदरगाहों की बात कर रहा हूँ कि इरावदी नदी पर प्रमुख बंदरगाह, मैं इरावदी नदी पर बात कर रहा हूँ। प्रमुख पतन, इरावदी यानी प्रमुख पतन, प्रमुख पतन कौन सी नदी पर है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ इरावदी नदी पर प्रमुख पतन, यानी समुद्री पतन, समुद्री बंदरगाहों की, जिसमें अपने पास में आ रहा है हेजांडा है, कथा है, हैंजाड़ा है, ये प्रमुख यहाँ पर समुद्री पतन है भाई। कथा है, इसके अलावा मांडले है, यिंगयान है, देखिए यिंगयान है, इसके अलावा मांडले पतन है। इसके अलावा हमारे पास में जो पतन आया वह है प्रोम पतन है, प्रोम यानी प्रोम पतन है। आदि पतन यहाँ पर आते हैं। कौन से पतन आते हैं, आदि प्रमुख हम पतनों की बात कर रहे हैं। कौन से पतन, जो प्रमुख पतन हमारे पास में आ रहे हैं, उन पतनों की जो हमने बात की है वह प्रमुख पतन हमारे पास में आए हैं, ठीक है ना। अब देखिए आप, हम इरावदी नदी की आपसे बात कर लेते हैं कि इरावदी नदी अपने पानी को ला करके कहाँ छोड़ रही है। सबसे पहले तो हम इसी इरावदी नदी की आपसे बात करते हैं। कौन सी इरावदी नदी की, जो अपने पानी को ला करके कहाँ छोड़ रही है। देखिए आप, मैं आपसे इसी इरावदी नदी की बात कर रहा हूँ भाई लोगों, प्यारे विद्यार्थियों। जो मैंने आपसे बात की है वो मैंने कौन सी नदी की है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ इरावदी नदी की। तो देखिए आप, इरावदी नदी के बारे में, जो नदी हमारे पास में आ रही है वह प्रमुख नदी कौन सी आ रही है, वह प्रमुख नदी आएगी हमारे पास में इरावदी। अर्थात मैं आपसे जिस नदी की आपसे बात कर रहा हूँ वह नदी हमारे पास में कौन सी आ रही है, इरावदी नदी। प्यारे विद्यार्थियों, मानचित्र के बिना हम किसी चीज़ की मुख्य रूप से कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले जो आपको वॉच करना है, आपको जो ध्यान रखना है, वह अपनी थ्योरेटिकल तैयारी के साथ साथ किसका ध्यान रखना है, आपको अपने मानचित्र का ध्यान भी रखना है। जब तक आप मानचित्र का ध्यान नहीं रखोगे तब तक हम थ्योरेटिकल के द्वारा ही, यानी जो ज्योग्राफी का जो बेसिक है उस ज्योग्राफी के बेसिक को हम तैयार नहीं कर सकते। देखिए मैंने यहाँ पर शेप तैयार किया है, आप देखिए इधर शेप को। उस शेप के बाद में हम बात करते हैं हमारे पास में जो ये नदी आई, इस नदी का जो हमारे पास में नाम आ रहा है तो वह नदी कौन सी हमारे पास में, इरावदी नदी, ठीक है जी। यह नदी आई है हमारे पास में कौन सी, इरावदी नदी, यह है नदी, ठीक है। देखो मैं ट्रेसिंग कर रहा हूँ, आप देखते चलिए इधर, यह इरावदी नदी आ रही है। इसी इरावदी नदी की मैं आपसे बात करूं तो म्यांमार में इसी इरावदी नदी पर ही क्या बना हुआ है,
अर्थात मांडले। मांडले इसी इरावदी नदी पर ही बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना हुआ है? इरावदी नदी पर ही यहाँ पर मांडले बंदरगाह है। यानी चिंदवीन नदी मर्ज बाद में हो रही है, उसके ऊपर वाले भाग की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मांडले, मैं यहाँ मांडले लिख रहा हूँ भाई, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। देखिए आप, ये इसकी प्रमुख सहायक नदी है चिंदवीन। ये इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? चिंदवीन के रूप में शामिल है। कौन सी नदी है? यह नदी है। यदि मैं प्रमुख नदी की बात करूं तो प्रमुख नदी कौन सी आती है हमारे पास में? यह प्रमुख नदी आ रही है इसकी एडिशनल रिवर के रूप में, चिंदवीन नदी। ठीक है जी। यानी मांडले यहीं बंदरगाह स्थित है। यह नदी के द्वारा डेल्टा बनाया जा रहा है। यह अंडमान सागर में आकर के गिर रही है। इसकी प्रमुख सहायक जो नदियों की हमने बात की, तो इसकी प्रमुख जो सहायक नदी है ये, यानी ये दो नदियों के संगम से बनी है। एक तो माली और दूसरा माई नदी के संगम से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है ना, एक तो माली है, दूसरी माई है। उन दो नदियों के संगम से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उन दो नदियों के संगम से इस नदी का मुख्य रूप से निर्माण हुआ है। यह नदी हेजांडा के नज़दीक, कहाँ पर? यह नदी हेजांडा के नज़दीक आकर के किसका निर्माण करती है? मुख्य रूप से बात करें, यह नदी डेल्टा बनाती है। जब यह नदी डेल्टा बना रही है, मैं इसके डेल्टा की आपसे बात कर रहा हूँ, तो डेल्टा ग्रीक भाषा का शब्द है। ये सिंबल देखिए, और इस सिंबल को यहाँ पर जहाँ ये पानी छोड़ती है वहाँ से आप मैच करिए। ठीक है ना। मुख्य रूप से हम आपसे बात करते हैं, तो ये हमने जो पढ़ा है ये सारा हिंद महासागरीय अफवाह क्रम है। ये कम्प्लीटली हिंद महासागरीय अफवाह क्रम है हमारे 2 नंबर का, जो हम कल के मानचित्र में आपके सामने नंबरिंग करके मैंने आपको बताया था। और ये नदी कुछ अपने किसके साथ रहती है? कुछ अपने यानी बंदरगाहों के साथ भी यह नदी उपस्थित है। तो उन बंदरगाहों को मैंने आपके सामने अंकित कर रखा है। उन बंदरगाहों के नाम भी मैंने आपके सामने लिख रखे हैं। वो बंदरगाह आपको दिख रहे होंगे। हेजांडा है, कता है, यिंगयान है, मांडले है और प्रोम है। तो हम हिंद महासागरीय नदी का जो अगला क्रम आ रहा है हमारे पास में, यदि मैं अगले क्रम की आपसे बात करता हूँ, तो जो नदी हमारे पास में अगले क्रम के रूप में आ रही है, उस क्रम की यदि मैं आपसे बात करूं, तो हमारे पास में अगली नदी है 6वें क्रम की जो नदी है, उस क्रम की यदि मैं आपसे बात कराऊं, वह है चौफ्राया नदी। यानी जो हमारा 6वां क्रम है। कौन सा क्रम है? हमारा 6 नंबर का क्रम है। इस 6 नंबर के क्रम की बात करूं, तो नदी का नाम आ रहा है चाऊ फ्राया नदी। कौन सी नदी आ रही है हमारे पास में? यानी अगली जो नदी का क्रम आ रहा है, उस क्रम की यदि मैं बात करता हूँ, तो वह हमारे पास में क्रम आता है चाऊ फ्राया नदी। यानी यह नदी, इसके हम फैक्चुअल चीज़ों की बात करें, तो यह नदी कहाँ की प्रमुख नदी है? यह नदी थाईलैंड है। थाईलैंड की कौन सी नदी है? थाईलैंड की यह नदी थाईलैंड की प्रमुख नदी है। थाईलैंड की प्रमुख नदी है। कौन सी? चाऊ फ्राया नदी। जो आपका थाईलैंड है, इस थाईलैंड की यह प्रमुख नदी है चाऊ फ्राया नदी। आगे के हम फैक्टों की बात करते हैं कि थाईलैंड में प्रवाहित होती, अगला इसका फैक्ट है, ज़्यादा इसके फैक्ट नहीं है। थाईलैंड में प्रवाहित होती हुई, थाईलैंड में प्रवाहित होती हुई कहाँ आकर के गिरती है? ये होती हुई बंगाल की खाड़ी में। यानी थाईलैंड में प्रवाहित होती हुई
बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है, विलीन हो जाती है। देखिए अपने पास में इसके दो फैक्ट आ रहे हैं। उन फैक्टों की यदि हमने आपसे बात की कि हम कौन सी नदी की बात कर रहे हैं, हम आपसे चाऊ फ्राया नदी की बात कर रहे हैं। तो ये जो चाऊ फ्राया नदी है, यदि मैं इस नदी की आपसे बात करूं तो ये कहाँ, ये नदी थाईलैंड में बहती है। और थाईलैंड में बहने के बाद में यदि यह नदी आगे जब बढ़ रही है, आगे बढ़ने के बाद में यह नदी किस रूप में आ रही है, यह नदी यानी चाऊ फ्राया जो नदी है, ये जो चाऊ फ्राया नदी है हमारे पास में, तो चाऊ फ्राया नदी अग्रिम जो हमारे पास में बंगाल की खाड़ी, इसी बंगाल की खाड़ी का जो अग्रिम विस्तार है थाईलैंड की तरफ वाला भाग, कौन सा भाग, जो हमारे पास में थाईलैंड की तरफ वाला भाग है, थाईलैंड में प्रवाहित होती हुई यह नदी, यानी कहाँ पर प्रवाहित हो रही है, यह नदी थाईलैंड में प्रवाहित हो रही है। और थाईलैंड में यह नदी प्रवाहित होती हुई आगे बढ़ती है। और ये नदी जहाँ आगे बढ़ती है, यदि मैं उसकी आपसे बात करूं तो ये नदी आगे तक कहाँ बढ़ रही है, यानी बंगाल की खाड़ी का जो अग्रिम विस्तार है, तो बंगाल की खाड़ी का अग्रिम विस्तार की मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ इसको कि ये थाईलैंड की खाड़ी में कहाँ पर आ रही है, यह थाईलैंड की खाड़ी में, अर्थात बंगाल की खाड़ी का अग्रिम विस्तार। यहाँ से बात करूँ तो इसका अग्रिम विस्तार ये रहा थाईलैंड की खाड़ी। और मैं यहाँ से आपसे यानी मैं आपसे ट्रेसिंग करूँगा तो ये रही ये नदी, ये रही, इसको छऊ फ्राया नदी के नाम से भी जाना जाता है। यही नदी छऊ फ्राया नदी भी कहलाती है। इस नदी को मैं यहाँ से आगे लेकर के जा रहा हूँ और मैं एरो बना करके इस नदी को मैं आगे लिख रहा हूँ, यानी इसी नदी को मैं यहाँ पर ले आ रहा हूँ और यहाँ का ला करके मैं इस नदी को आगे लिख रहा है। यह है अपने पास में चाऊ फ्राया नदी। कौन सी नदी, यह नदी आ रही है चाऊ फ्राया नदी। कौन सी नदी, यह नदी हमारे पास में आ रही है चाऊ फ्राया नदी। कौन सी नदी आ रही है, चाऊ फ्राया नदी। ठीक है जी, यह नदी हमारे पास में आ रही है चाऊ फ्राया नदी। देखिए यह नदी, इसको मैंने एरो बना के आगे ले लिया है। आप ध्यान रखना, ये जो हमारे पास में नदी थी, कौन सी नदी, यानी यह नदी, यह सालवी नदी है। यानी इसी सालवी नदी को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यह नदी सालवी नदी है जिसको मैंने नीचे ले रखा है। ठीक है जी, तो आपको इसका ध्यान रखना है। आगे इस क्रम की जो हमारे पास में अंतिम नदी आ रही है, यदि मैं उस अंतिम नदी की बात करूं तो वह नदी है कौन सी नदी, वह नदी हमारे पास में आती है रेड नदी, यानी लाल नदी के नाम से मैं इसको जान रहा हूँ। आपके पास में इस क्रम की हमारे पास में कौन सी नदियों में शामिल है, यह अंतिम नदियों में शामिल है। कौन सी नदियों में शामिल है, यह नदी हमारे पास में अंतिम नदियों में शामिल है। यदि मैं अंतिम नदी की आपसे बात करता हूं तो यह टोंकिन के मैदान के पास वियतनाम के उत्तर में बहती है। देखिए रेड नदी टोंकिन के मैदान, यानी रेड नदी, कौन सी नदी, रेड नदी टोंकिन के मैदान के पास, मैदान के समीप वियतनाम के उत्तर में प्रवाहित होती है। कहाँ प्रवाहित हो रही है, उत्तर में प्रवाहित हो रही है। यानी कहाँ पर हो रही है, उत्तर में मुख्य रूप से यह नदी प्रवाहित हो रही है। कहाँ पर, रेड नदी टोंकिन के मैदान के समीप वियतनाम के उत्तर में, जो वियतनाम है, इस वियतनाम के मैं आपसे उत्तर की बात कर रहा हूँ।
तो वियतनाम के उत्तर में यह नदी बह रही है, ठीक है ना। जो वियतनाम है, इस वियतनाम के उत्तर की यदि मैं आपसे बात करूं, इस वियतनाम के उत्तर में यह बहने वाली प्रमुख नदियों में शामिल है। कौन सी नदियों में शामिल है? यह प्रमुख नदियों में शामिल है हमारे पास में, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, इसके अगले हम फैक्ट की बात कर लेते हैं। यह यानी रेड नदी का, रेड नदी का क्षेत्र सघन बसा हुआ है। रेड नदी का क्षेत्र कैसा बसा हुआ है? रेड नदी का क्षेत्र संगम बसा हुआ है, दक्षिणी चीन सागर में जाकर के विलीन हो जाती है। यह कौन से सागर में जाकर के विलीन हो जाती है? यह दक्षिणी चीन सागर में जाकर विलीन हो जाती है। कहाँ पर विलीन हो जाती है यह नदी? यह नदी जो आपका दक्षिणी चीन सागर है, इस दक्षिणी चीन सागर में जाकर के यह नदी क्या हो जाती है? यह नदी विलीन हो जाती है। कहाँ पर विलीन हो जाती है? जो आपका दक्षिणी चीन सागर है, इस दक्षिणी चीन सागर में जाकर के यह नदी प्रमुख रूप से क्या हो जाती है? यह नदी प्रमुख रूप से विलीन हो जाती है। अर्थात इसमें वहाँ पर क्या पाया जाता है? इसमें वहाँ पर प्रमुख रूप से विलीनीकरण पाया जाता है। यानी मैं आपसे बात करूं कि यह नदी प्रमुख रूप से यहाँ आकर के क्या हो जाती है? यह नदी विलीन हो जाती है। तो अब मैं आपसे बात करूं दक्षिणी चीन सागर की, तो आप देखिएगा दक्षिणी चीन सागर आपको दिखाई दे रहा होगा। आप देखिए इधर, ये दक्षिणी चीन सागर है हमारे पास में। ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके पास में। आप देखिए दक्षिणी चीन सागर, तो दक्षिणी चीन सागर में जाकर के और यह नदी क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। कौन सी नदी की बात कर रहा हूँ? मैं रेड नदी की बात कर रहा हूँ। ये आपका वियतनाम है, ये वाला भाग, ये वाला भाग किसका भाग है? ये वाला भाग आपके पास में वियतनाम का है। मैं जहाँ आपसे बात कर रहा हूँ, यह हमारे पास में क्या आ रहा है? यह हमारे पास में वियतनाम आ रहा है। क्या आ रहा है? यह है वियतनाम। यदि कट रहा होगा उधर तो आपको कम ही दिखाई दे रहा होगा। मैं नीचे लिख देता हूँ, देखिए आप, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको, आप यहाँ से आप आसानी से वॉच कर सकते हो। यह है वियतनाम वाला भाग है, ठीक है ना। तो वियतनाम, मैं यहाँ की आपसे बात कर रहा हूँ, इस जगह की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो आप यहाँ की तरफ देखिए, यहाँ की कौन सी नदी है? यहाँ की ये प्रमुख नदियों में शामिल है। कौन सी नदी? यानी आपकी रेड नदी। तो ये टोंकिन के मैदान के समय वियतनाम के उत्तर में प्रवाहित होती है। वियतनाम के उत्तर में प्रवाहित होती है। रेड नदी का क्षेत्र सघन बसा हुआ क्षेत्र है, क्योंकि नदियों के द्वारा जो जमा की गई जो मिट्टी होती है, वह मिट्टी अति उपजाऊ मिट्टियों में शामिल होती है। कौन सी मिट्टियों में शामिल होती है? वह अति उपजाऊ मिट्टियों में शामिल होती है। और अति उपजाऊ मिट्टियों में शामिल होने के कारण से मैं आपसे बात करूं, अति उपजाऊ मिट्टियों में शामिल होने के कारण से वहाँ पर प्रतिवर्ष नदियों के द्वारा नवीन कांप मिट्टी का क्या किया जाता है? नवीन कांप मिट्टी का जमाव किया जाता है। नवीन कांप मिट्टी का जब वहाँ पर जमाव किया जाता है, तो वहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि एलुवियल सोइल प्रकार की मृदा का निर्माण होता है। जब एलुवियल सोइल प्रकार की वहाँ पर मृदा का निर्माण होता है, जिसको आप जलोढ़ मृदा के रूप में भी शामिल करते हो। किसके रूप में शामिल करते हो? जिसको हम जलोढ़ मृदा के रूप में भी शामिल करते हैं। तो वह मृदा कौन सी मृदा है? वह जलोढ़ मृदा है। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा है। इस कारण से नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष लाकर जमा की गई जो मिट्टी होती है, उसी मिट्टी को हम जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। इस कारण से वहाँ पर यानी
उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। और उपजाऊ मैदान का निर्माण होने के कारण से हम बात करें, उपजाऊ मैदान का निर्माण होने के कारण से यहाँ पर सघन रूप में क्या पाई जाती है, यहाँ पर सघन रूप में जनसंख्या पाई जाती है। कौन से रूप में जनसंख्या पाई जाती है? जनसंख्या यहाँ पर सघन रूप में पाई जाती है। इसी के साथ हमारे पास में जो आज खत्म हो रहा है वह खत्म हुआ है क्या? हिंद महासागरीय अफवाह क्रम। इसका कौन सा क्रम था? यह हमारे पास में दूसरा क्रम था, यह दूसरा क्रम का था। यानी हमने एशिया महाद्वीप के अफवाह क्रम को 5 भागों में बांटा है। उस 5 भाग में से एक भाग हमने कल बात कर ली थी पिछली कक्षा में, और इस हिंद महासागरीय भाग के भी सामान्य परिचय की हमने बात कर ली थी। आज हमने हिंद महासागरीय भाग की नदियों की, प्रमुख नदियों की बात की है कि यहाँ कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। इसी के साथ एशिया महाद्वीप का जो अफवाह है, एशिया महाद्वीप का जो अफवाह है, इस एशिया महाद्वीप के अफवाह को, दूसरे क्रम को हमने ख़त्म कर लिया है। अब हम जो आपसे बात कर रहे हैं, जो एशिया महाद्वीप का जो अफवाह है, इसके हमारे पास में जो तीसरा क्रम आता है, तीसरा क्रम आर्कटिक सागर की ओर, उत्तर की ओर आ रहा है, एशिया महाद्वीप के उत्तरी वाले भाग की तरफ आ रहा है। तो हम जो पढ़ना जा रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं वो एशिया अफवाह तंत्र पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यानी एशिया हम अफवाह तंत्र की बात कर रहे हैं आपसे। किसके अफवाह तंत्र की बात कर रहे हैं? हम आपसे एशिया महाद्वीप के अफवाह तंत्र की बात कर रहे हैं। जब हम आपसे एशिया महाद्वीप के अफवाह तंत्र की बात कर रहे हैं, तो एशिया महाद्वीप के अफवाह तंत्र में हमने 2 अफवाह तंत्र पढ़ लिए। प्रशांत महासागर की ओर पानी लेकर के जाने वाली नदियाँ, हिंद महासागर की ओर पानी लेकर के आने वाली नदियाँ। अब तीसरा क्रम आ रहा है हमारे पास में, वह है आर्कटिक महासागरीय अफवाह क्षेत्र। यानी आर्कटिक जो तीसरा हमारे पास में क्रम आ रहा है, उस क्रम की मैं आपसे बात करता हूँ। वह हमारे पास में क्रम है, यानी आर्कटिक महासागरीय अफवाह क्षेत्र या क्रम। हमारे पास में तीसरा अफवाह का क्रम आ रहा है। यानी एशिया महाद्वीप का अफवाह तंत्र को हमने 5 भागों में बांटा है। उसमें से 2 हमने कंप्लीट कर लिए। प्रशांत महासागर वाला कंप्लीट कर लिया पिछली कक्षा में। आज की कक्षा में हमने कंप्लीट कर लिया हिंद महासागर का, जिसका सामान्य परिचय हमने पिछले कक्षा में कर चुके थे। आज हम वही एशिया महाद्वीप का जो अफवाह क्रम है, इस एशिया महाद्वीप के अफवाह क्रम को यदि हम जो आगे बढ़ाने जा रहे हैं, वह है हमारे पास में जो क्रम आ रहा है, उस क्रम की बात करूं, तीसरा क्रम, तो आर्कटिक महासागरीय अफवाह क्षेत्र या अफवाह क्रम की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से। एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित सबसे बड़ा अफवाह है। यानी इसके मैं सामान्य परिचय की बात कर लेता हूं। यानी आर्कटिक महासागरीय अफवाह क्षेत्र का सामान्य परिचय। यानी देखिए, आप बहुत क्रम से पढ़िए, आप इनको बहुत ध्यान से पढ़िए, जिससे आपके जब भी आप इसको वाच करो तो आपके समझ में आए। सामान्य परिचय यानी सामान्य परिचय, ठीक है जी। हम बात कर रहे हैं सामान्य परिचय की। किसका? आर्कटिक महासागरीय अफवाह क्षेत्र का सामान्य परिचय की मैं आपसे बात कर रहा हूं। फैक्ट है, नीचे से लिख देता हूं जिससे समझ में भी आए। एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में, एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित यह
सबसे बड़ा अपवाह है। यह सबसे बड़ा अपवाह है। कौन सा अपवाह है? यह सबसे बड़ा अपवाह है। ठीक है ना। यानी एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित यह सबसे बड़ा अपवाह है। तो यह एशिया महाद्वीप है। इस एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में ये जो आर्कटिक महासागर है, ये यहाँ पर मैं आपसे बात करूँ, मैं लिख देता हूँ, मैं आपसे बात करूँ आर्कटिक महासागर की। ये देखिए आप, ये यहाँ पर आर्कटिक आपका महासागर है। ठीक है ना। तो एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित यह सबसे बड़ा अपवाह है। कौन सा अपवाह है? यह सबसे बड़ा अपवाह है। यानी मैं कौन से अपवाह की बात कर रहा हूँ? मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वह मेरे पास में जो अपवाह क्रम आ रहा है, मैं यदि उस अपवाह क्रम की आपसे बात करूं तो वह मेरे पास में अपवाह क्रम आता है। कौन सा? आर्कटिक महासागरीय अपवाह क्रम, जो कौन से महाद्वीप का है? यदि मैं आपसे बात करूं तो ये हमारे पास में कौन सा महाद्वीप का आ रहा है? यह एशिया महाद्वीप का अपवाह क्रम आ रहा है। यदि हम बड़े और छोटे के आधार पर इसकी तुलना करते हैं तो ये सबसे बड़ा अपवाह क्रम आता है हमारे पास में। कौन सा क्रम आता है? ये हमारे पास में सबसे बड़ा अपवाह क्रम के रूप में शामिल होता है। किस रूप में शामिल होता है? यह हमारे पास में सबसे बड़े अपवाह क्रम के रूप में शामिल होता है। ठीक है ना। सबसे बड़ा जो अपवाह क्रम आता है उस क्रम के रूप में यह शामिल होता है। कौन सा? आर्कटिक महासागर का अपवाह क्रम। में अगले फैक्ट की बात करूं, आर्कटिक महासागरीय, क्या? आर्कटिक महासागरीय अपवाह क्षेत्र की नदियाँ, आर्कटिक महासागरीय अपवाह क्षेत्र की नदियाँ, आर्कटिक महासागरीय अपवाह क्षेत्र की नदियाँ मध्यवर्ती, कौन सा भाग? यानी मध्यवर्ती उच्च एवं गर्म प्रदेशों से, मध्यवर्ती उच्च एवं गर्म प्रदेशों से निकलकर, कहाँ से निकलकर? यानी एक तो उच्च और उच्च के साथ साथ कौन से प्रदेश? गर्म प्रदेशों से निकलकर एशिया के विशाल उत्तरी मैदानों में बहती हुई, एशिया के विशाल मैदानों में बहती हुई, एशिया के विशाल मैदानों में बहती हुई उत्तर में आर्कटिक सागर में गिरती हैं। उत्तर में आर्कटिक सागर